व्यवहार के साथ स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाया गया। संविधान के ऊपर हमला किया जा रहा है। पार्लियामेंट के अंदर कोई बात सुनी नहीं जाती है। पार्लियामेंट से सभी मेंबरों को निष्कासित कर दिया जाता है। तो लोकतंत्र की हत्या के बराबर प्रयास हो रहे हैं। श्री चौधरी ने अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट, देवस्थान एंड वक्फ, इंडस्ट्री एंड एनर्जी, टेक्निकल एजुकेशन, TRPR और एग्रीकल्चर से लेकर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट तक की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। इन्होंने हर जिम्मेदारी में अपनी बेहतरीन कार्यशैली और बेहतरीन निर्णयों से दमदार असर छोड़ा। पर दोस्तों, कहानी खत्म नहीं होती। श्री चौधरी सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहे। AICC ऑब्जर्वर के तौर पर इन्होंने उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब या उत्तराखंड जैसे कई स्टेट इलेक्शंस में मोर्चा संभाला। यानी कि अपने संगठन को मजबूत तेजी से लेकर चुनावी रणनीतियां बनाने तक में इनकी अब तक की जबरदस्त भूमिका रही है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस कद्दावर नेता को और भी करीब से जानने के लिए। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए कांग्रेस के कद्दावर नेता श्री राजेंद्र चौधरी जी का। श्री राजेंद्र चौधरी जी का। क्या बात है, क्या बात है, वाह, मजा आ गया। कहने क्या, राजनीति सिर्फ कैसे है सरकार? बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक हैं, हम भी ठीक हो गए। आपकी आवाज सुनते ही ठीक हो गए। थोड़ी सी आवाज, बरसात का मौसम है क्या जोधपुर में? देखिए, ये आपकी आवाज का प्रभाव है। मतलब मेरी आवाज के कारण आपकी आवाज धीमे पड़ गई? नहीं 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 बल्कि आपकी आवाज सुन के हम लोग मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। बिल्कुल। बॉस एफएम में आज हमारे साथ है राजेंद्र चौधरी जी, और कुछ बातें दिल के अंदर कैद होती हैं, उन्हें वो बाहर आने के लिए फड़फड़ाती रहती हैं। मैं जब आकाशवाणी जयपुर में एक्स बन के आया था, तो मेरे साथ हैं इस समय एक और महान विभूति जिनका भी इंट्रोडक्शन देंगे। तो उस समय क्या हुआ कि एक पत्र केंद्र निदेशक ने तत्कालीन चीफ मिनिस्टर को लिखा कि आप हमारे अपने निर्वाचित CM हैं और आकाशवाणी पर आ रहे हैं। अच्छा, तो उसका कोई जवाब नहीं आया। अचानक संयोग से राजेंद्र चौधरी जी से मुलाकात हो गई, हिमांशु जी, और उनको मैंने ऐसे ही ओरवा देते हुए बोला कि सर, DPR मिनिस्टर हैं आप, एक स्टेशन डायरेक्टर जिसके अंडर में 11 स्टेशन हैं, वो अगर कोई चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखता है थ्रू DPR, तो DPR उसको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा। एंड यू विल वंडर हिमांशु, उसके बाद क्या हड़कंप मचा है। DPR मिनिस्टर ने इसको प्रेस्टीज इशू ले लिया, और वो DPR मिनिस्टर कौन है? So, मेरा प्रथम परिचय तब उनसे हुआ, और वो परिचय ऐसा हृदय में अंकित हुआ कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने पहली दफे आकाशवाणी के इतिहास में किसी मंत्री ने, देखिए पुलिस अधिकारी तो डायरेक्टर जनरल बैठे हुए हैं राजीव शर्मा जी, जिन्होंने ट्रैफिक SP के रूप में पहला प्रोग्राम किया था, ठीक है, लेकिन मंत्री, अच्छा, उसमें बहुत मुश्किल था कि मंत्री जन संवाद करें और पब्लिक की कंप्लेंट सुने। He is the person who did that. So salute to you, sir. Salute है sir. थैंक यू, थैंक यू। So अब पहला सवाल दाग लेते हैं। आप जब छात्र थे, कैसा जीवन था? छात्र जीवन क्या था? क्या सपने थे उस समय? क्या सोचा था आपने आगे आने के लिए? घर के परिवार के मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, और मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता था। तो मेरी पढ़ाई साइंस में हुई, साइंस का ग्रेजुएट हुआ मैं, फिर मैंने MA पॉलिटिकल साइंस में किया, फिर मैंने लॉ किया, और इस दौरान यूनिवर्सिटी में मैं छात्र समस्याओं को लेकर के सक्रिय हो गया, और मैं उनकी मदद के लिए, चाहे वाइस चांसलर से मिलना होता, चाहे रजिस्ट्रार से, चाहे जिस डीन से मिलना होता, मैं वहाँ जाता। तो ये मेरी दिनचर्या का एक हिस्सा हो गया। और वो कब मैं राजनीति के अंदर सक्रिय रूप से आ गया, ये मुझे खुद को ही पता नहीं चला। मेरी एक्टिविटी ऐसी थी। जी, तो जब आप छात्र जीवन से एकदम राजनीतिक जीवन में आए, तो
कैसे आपको लगा कि यू आर फिट फॉर दैट? देखिए, मुझे सबसे पहले जिम्मेदारी दी गई जोधपुर डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट की। ये कांग्रेस विचारधारा थी क्या आपकी? हाँ बिल्कुल, 100%। हाँ। सो उसमें क्या था ऐसा कांग्रेस की विचारधाराओं में जो इस युवा नेता को जिसने प्रेरित किया? देखिए मेरे दादाजी जोधपुर के अंदर बलदेव राम मिर्दा जी डीआईजी थे, और वो मेरे दादाजी को जोधपुर लेके आए और यहाँ पर बोर्डिंग बनाई। मेरी दादी जी की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि पूर्णाराम जी, अपन जोधपुर आप चलो और अपन बच्चों के लिए एक हॉस्टल बनाते हैं, बोर्डिंग खोलते हैं और बच्चों को पढ़ाएंगे और उनको योग्य बनाएंगे। तो मेरे पिताजी और मेरे ताऊ जी भी बोर्डिंग के अंदर भर्ती हो गए, और उस समय ये नाथूराम जी मिर्दा और परसाम मदेरना, पूनम चंद जी बिश्नोई, ये सब, रघुनाथ जी बिश्नोई, ये सब साथ में पढ़ते थे बोर्डिंग में, बगराज जी चौधरी। तो ये उनका ऊपर असर था, और कांग्रेस परिवार हो गया हमारा, चूँकि ये सब कांग्रेस के ही नेता बने। और बलदेव राम जी मिर्दा ने जो है किसान सभा को कांग्रेस में मर्ज कर लिया। जी हेलो। हाँ, आप मुझे लगा कि आप धारा प्रवाह कुछ बता रहे हैं। नहीं, मैंने बात बता के कंप्लीट कर ली। वो क्या मंत्रमुग्ध होते हैं ना, तो लगता है कि यस आगे कुछ और आने वाला है। सो अब आगे बढ़ते हैं। हिमांशु एक सवाल लेकर हैं हमारे साथ। हिमांशु भी है, सौरभ भी है, दो लोग हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं। जोधपुर में जाया जमुना है सर। आप जोधपुर में प्रारंभिक शिक्षा ली हुई आपने, उन पर आप यूनिवर्सिटी तक भी पहुंच गया, और बेटा आप जो बताए वो बार के आपकी सेवा को काम चलते रहे हो। हाँ। और राजनीति रे माने आप पदार्पण वे गयो। बिल्कुल। आप थोड़ा सा यूं समझाओ साहब, क्या कितनी मेहनत और कितना भाग्य है आप रो माने, क्योंकि आजकल का युवा जी का है वे राजनीति रे लारे हाथ पग धोने तो बढ़िया है, पर केड़ो लाग रही है कि आप थोड़ा सा गाइड कर सकोगे माने कि आप कितनी मेहनत इन ला रहे? अब आप प्रश्न बहुत वाजिब है। कोई विश्वास नहीं करेला कि मैं मारे हाथों लई बढ़ाने पहली लई बड़ा पुरान पोस्टर चेपता, और स्टेंसिलों जिको है वो कलर पोता दीवारा मत है, वो मैं मारे हाथों पोती हूँ, मारे हाथों में लई लगाने पोस्टर लगाया। और आज आपकी नहीं कह दो कि आप पोस्टर लगाओगे, नहीं हम नहीं लगाते। वो बोलेंगे हम पोस्टर बॉय थोड़ी है, या हम कारपेट बिछाने वाले थोड़ी नहीं, ये कारपेट बिछाने वाली बात नहीं है, ये सेवा भावना है। That's great. सेवा भावना है। जब हम किसी पार्टी के लिए बात करते हैं तो उस पार्टी का प्रचार प्रसार करना, हम हमारे दिल और दिमाग एक होना चाहिए उसमें। बिल्कुल सर। सर ये तो हुई जब आप यूथ थे और जब आप कॉलेज में काम कर रहे थे तब की बात, और आपने बताया कि कितना मुश्किल काम था लगी लगाना पोस्टर्स पे। आजकल बच्चे पोस्टर बॉय बनना चाहते हैं पर पोस्टर लगाना नहीं चाहते। क्या बात है। अब मैं आपको सौरभ जी नाम बताया ना आपने, ये है हमारे हिमांशु जी। सौरभ जी मौन आपकी ऑडियो बाइट सुन रहे हैं। ठीक है। हिमांशु जी, मैं आपको बताऊं, उस समय इंदिरा जी को जेल में डाला गया था, तब जेल भरो आंदोलन कांग्रेस ने चलाया था। तो उस समय मैं कांग्रेस दफ्तर में ही रात को सोता था, और सुबह रोज़ तैयारी करते थे जलूस की, और वो वहाँ कलेक्ट्रेट पे जाके गिरफ्तारी होती थी। फिर हम वापस आते थे, मैं वापस आता था, फिर वापस तैयारी करते थे अगले दिन के लिए। तो ये मतलब मेरी वो उस समय की दिनचर्या थी। राजन जी, एक सेवा दल, आपने सेवा की बात की तो याद आया, सेवा दल होता था कांग्रेस में, कहाँ गए हो? सेवा दल गया नहीं है, सेवा दल है। जी। सेवा दल बिल्कुल है, और वो कांग्रेस का अग्रिम संगठन है। सेवा दल, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI, ये चार अग्रिम संगठन हैं। जी सर, इंदिरा जी का टाइम आपने बताया, मतलब आप बात कर रहे हैं 70 से 75 और इस तरफ के समय की। अब कट पैटर्न चलता है 85 जब आप पहली बार बन गए विधायक। हाँ, मैं 85 में बन गया जी। तो
मेरा सीधा सीधा प्रश्न आपसे है सर कि उस वक्त की राजनीति ज्यादा ईमानदार थी कि आज की राजनीति ज्यादा ईमानदार है? ये व्यक्ति के सोच पर निर्भर करता है। ये इंडिविजुअल व्यक्तिगत सोच है कि आदमी किस तरह से काम करना चाहता है। मेरा इस प्रश्न का उत्तर यह है। बॉक्स एफएम के इतिहास में मतलब मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं हो रहा, बहुत बड़ा इतिहास नहीं है, 8-9 महीने पुराना ही ये है, लेकिन बॉक्स एफएम के इतिहास में आज तक इतने लोगों ने अपने विचार ऑडियो बाइट्स के रूप में भेजे नहीं है। हमारा एडिटर थक गया है राजेंद्र जी, आपको उनके लिए स्पेशली दूध और बादाम लाने पड़ेंगे। आपको चाहने वाले कमाल के लोग हैं, तो ये जनता का प्रेम कैसे मिला आपको? ये जो बात आप कह रहे हो ना, तो ये मेरी कार्य प्रणाली ऐसे है कि मैं जैसे घर से बाहर निकल रहा हूँ और मैंने गाड़ी में एक पैर रख दिया है, इतने में 5 लोग आ गए, तो मैं वहाँ खड़े खड़े ही एक पैर अंदर रखे हुए उनसे बात कर रहा हूँ, उनके लिए टेलीफोन कर रहा हूँ, उनकी एप्लीकेशन को लिख रहा हूँ उसके ऊपर। फिर कोई 4 जने आ गए, तो मैं ऐसे कई बार मैं मतलब 1-1 घंटे तक गाड़ी के बाहर ही खड़ा रहा हूँ। और मैं जब एक भी नहीं होता था तब मैं रवाना होता था। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं आगे लेट हो रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में ये है कि ये भी तो पब्लिक है ना, मेरे पास आई है, ये किसी दूसरे के पास थोड़ी आई है, और मुझे इनकी बात सुन के इनको संतुष्ट करके भेजना है। जय हो। सो अब मैं चाहूँगा कि वो ऑडियो बाइट्स बहुत ज़्यादा है, तो उनको धीरे धीरे लोगों के विचार लोग जनता तक पहुंचाए जाए। सो हम लोग कंटिन्यूसली 5 ऑडियो बाइट्स जो हमें मिली हैं वो शुरू की सुनाना चाहेंगे, उसके बाद आपको मौका देंगे आप उनके बारे में कुछ भी कहना चाहें। वो प्रश्न है, प्रतिक्रियाएं हैं, प्रेम है, सब कुछ आपके हवाले। बिल्कुल। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शर्मा सीकर से बोल रहा हूँ। क्या होता है एक नेता और नेता की सोच और उसकी जिम्मेदारी पर आप राजेंद्र चौधरी के बारे में बॉक्स एफएम पे बात कर रहे हैं। राजस्थान सरकार 1998 में जब बनी थी तब श्री राजेंद्र चौधरी स्वास्थ्य मंत्री बने थे। स्वास्थ्य मंत्री बनते ही बीपीएल परिवार को मुफ्त दवाइयां देने का जो निर्णय किया, वह निर्णय राजस्थान को भारत में पहला राज्य बनाया, जिससे राजस्थान के गरीबों को मुफ्त दवाइयां मिलना शुरू हुई और आज भी वो निरंतर चालू है। इसी क्रम में राजेंद्र चौधरी ने धूम्रपान रोकने का कार्य किया, जो राज्य सरकार का ऐतिहासिक निर्णय कर भारत में राजस्थान पहला राज्य बना और कानून बनाया गया, जिसकी चर्चा आज भी राजस्थान के निवासी करते हैं। धूम्रपान के निर्णय जिस दिन किया गया था उस दिन भारत के सभी टीवी चैनलों पर बहस हुई थी। राजस्थान में सरकार के 5 इंजीनियरिंग और 5 मेडिकल कॉलेज 1998 से पहले थे। राजेंद्र चौधरी ने मंत्री बनते ही इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज खोलकर इतिहास रचा। राजस्थान के छात्र जो इन कोर्सों को करने के लिए अन्य राज्यों में जाते थे, उनको अब राजस्थान से बाहर जाने की जरूरत है। राजेंद्र चौधरी राजस्थान के कदमों में कमी गिर जाते हैं। आपका जीवन दलितों, किसानों, पीड़ितों, मजदूरों के साथ में जुड़ा हुआ था। आपने बिजनेस कंसल्टेंसी का 3 बार रिप्रेजेंट किया और आप राजस्थान गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। आपके कार्यकाल में आपने जो विकास की गंगा बहन जिलाने के लिए वो अध्यक्ष थी, पंकज थी। तो Rajendraji Chaudhary, former cabinet minister of Rajasthan and former MLA, 3-time MLA from Bihar constituency, is a unique leader. The tallest leader in Marwar. Chaudhary Sahab always stand by his supporters. Whenever they require something from him, they don't deny to help them. Rajendraji Chaudhary, as a leader of Congress, always inspired by Mahatma Gandhi and Nehru. As a vice president of Rajasthan Congress, he extensively toured Rajasthan and strengthened the Congress. He himself is a humble and a polite politician. I hope for his bright future in coming years. By Nartman Badma Kosalu.
मेरा नाम तनाराम चौधरी है। मैं नीमतिया ग्राम सिलारिया तहसील जारी जिला नागौर का निवासी हूँ। मैं आज एक नेता की सोच व जिम्मेदारी के बारे में बताना चाहता हूँ कि राजस्थान के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राघवेंद्र चौधरी की पहल से देश में सबसे पहले निःशुल्क गरीबों के लिए चिकित्सा की सुविधा आरम्भ की गई। उसी के साथ उनके द्वारा राज्य में प्राइवेट मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों की शुरुआत की एवं पूर्व में राज्य के अंदर सर्वप्रथम नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज लाने की स्थापना भी उनके द्वारा की गई, जिसके कारण आज यहाँ की लाखों बच्चियां नर्स के रूप में कार्यरत है, जो एक नेता की सोच क्रांति से कम नहीं है। उन्हीं की सोच का अनुसरण अन्य राज्यों में किया है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आर.के. सिंह, अध्यक्ष पब्लिक चिकित्सा समिति अलवर राजस्थान। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री माननीय राजेंद्र चौधरी जी का 1999 से 2002 तक का कार्यकाल स्वास्थ्य मंत्री पद पर, लेबर मंत्री के पद पर और टेक्नोलॉजी के पद पर देखा है। राजेंद्र चौधरी ने राजस्थान को निजी क्षेत्र में सबसे अधिक अपना योगदान दिया। वो मित्र के मित्र है। निजी क्षेत्र में पहले राजस्थान में केरल से, कर्नाटका से नर्सिंग कोर्स करने के लिए छात्र छात्राएं जाते थे। जब एक शिष्टमंडल में राजेंद्र चौधरी जिस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, उस समय मिलकर अवगत कराया तो उन्होंने तुरंत इस पर अध्ययन किया। अध्ययन करके दो चार NGO संस्थाओं को बुलाया और राय मशवरा दिया कि हम अपने यहाँ राजस्थान में निजी क्षेत्र कैसे लागू करें, जिससे कि हमारे राजस्थान के छात्र छात्राएं अन्य प्रदेशों में शिक्षा ग्रहण करने नहीं जाए और राजस्थान के छात्र राजस्थान में शिक्षा ग्रहण करें। 99 में राजेंद्र चौधरी ने नर्सिंग की संस्थाएं खोली। GNM, BSc, MSc की संस्थाएं निजी क्षेत्र में थी। राजस्थान से प्रोत्साहन दिए भारत सरकार के लिए और आज भी राजस्थान में कई ESI हॉस्पिटल सुचारू रूप से चल रहे हैं। उनके कार्यकाल को प्रत्येक व्यक्ति आज बड़ा गर्व से उनका स्वास्थ्य मंत्री कार्य को उनके याद करता है और उनकी सराहना करता है। वाह, ये जो स्वास्थ्य का कार्यकाल और हिमांशु, क्योंकि मैं गवाह हूं तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट का एक दृश्य याद है जहाँ पे ये धूम्रपान निषेध वाला उस समय कानून बना था और लोगों को सिगरेट पीना मतलब सिनेमा हॉल में एक फैशन हुआ करता था। अच्छा, आपने शायद वो दौर देखा नहीं देखा? तो सीधा आपको देखा धूम्रपान निषेध वाला? हाँ, नहीं, हम उस दौर के साक्षी हैं जो रोकना पड़ता था किसी न किसी को। तो उस दौर में डॉक्टर राजेंद्र चौधरी पर्सनल जाके किसी को सिगरेट पी रहा है उसको तुरंत रोक देते थे। तो मुझे लगता था एक मंत्री होके पंगा क्यों कर रहे हो सर? तो बोले भाई ये कानून बन गया, ये क्यों नहीं पालना कर रहे इसकी? सर याद आया? मुझे याद है जी, उसको दोहराना चाहेंगे हम। जब ये कानून बना तो सबसे पहले जयपुर में मैं होटल मानसिंह में गया, 5 स्टार होटल, खाना खाने के लिए। और मैं एक्चुअली खाना खाने नहीं गया था, मैं ये देखने गया था कि इसकी कानून की यहाँ पालना हो रही है या नहीं हो रही है। तब मैंने देखा वहाँ पे कुछ लोग सिगरेट पी रहे थे बैठे हुए, 5-6 लोग थे। तो मैंने मैनेजर को बुलाया, मैंने पूछा कि ये सिगरेट क्यों पी रहे हैं? तो उन्होंने कहा साहब ये तो गेस्ट हैं, ये इनकी इच्छा है, ये पी सकते हैं। मैंने कहा आपको पता है देश में कानून बन गया है राजस्थान में कि पब्लिक प्लेसेस पे आप सिगरेट नहीं पी सकते हैं? क्या नहीं साहब ये तो हमारे गेस्ट हैं, इनको हम कैसे रोकें? तब मैंने उसी समय कलेक्टर को फ़ोन किया और कलेक्टर ने उसी समय जाटावत जी थे एडिशनल कलेक्टर जयपुर और गिरिराज मीणा एडिशनल SP थे वहाँ पे, उन दोनों को भेजा। वो फोर्स लेके वहाँ आए। फिर वो होटल के मेन मैनेजर आए और उन्होंने मुझे कहा साहब मैं उनका मिलने वाला हूँ, ऐसे ऐसे मुझे बोला। तो मैं कुछ जवाब नहीं दिया मैंने। तो उन्होंने कहा कि हमको कानून की जानकारी नहीं थी। तब गिरिराज मीणा जी ने कहा इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। चलिए उनको अरेस्ट करके ले गए मैनेजर को। और ये 5 कॉलम में ये खबर छपी दूसरे दिन। बस ग्रेट।
अब एक कोई सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक राजनेता कानून की पालना कराने के लिए अगर युवाओं को ऐसे अरेस्ट करवाता है या मैनेजर को अरेस्ट करवाता है, तो आपके हिसाब से मैं चौधरी जी से तो पूछना चाहूंगा ही, लेकिन सौरभ भाई आलोचनाएं ज्यादा होती होगी, अखबारों ने जबकि सुर्खियां बना दी। मुकुल जी, ये जो इंसिडेंट्स आपने अभी बताया, ये बहुत ही, अगर हमारे देश में राजनेता इस प्रकार से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि एज अ लॉ मेकिंग पीपल देखे जाते हैं, अगर इस तरह से वो इन दायरों में रख के, ठीक है, बिना असहज हुए एक्शन लें, तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कि पब्लिक में ऐसी किसी भी चीज का कोई नेगेटिव असर होता है। ये चीज बहुत ही अप्रिशिएबल है, और मुझे लगता है कि इन्होंने जो ये केस स्टडी अभी बताई राजेंद्र जी ने, पर्सनली जो इन्होंने एक्शन लिया, ये बहुत ही काबिल तारीफ है, और बहुत साहस चाहिए होता है, खास तौर से राजनीति में, जब आप किसी वो भी 5 स्टार में बैठे हो, ठीक है, अक्सर आदमी नहीं कर पाता है। मिनिस्टर होते हैं तो कम से आने बढ़ गए भाई, ज्यादा मतलब ये न्यूज में आना चाहते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, एक सामान्य सोच होती है। सो आपको इस तरह के उपालन या इस तरह की आलोचनाएं मिली या प्यारी प्यार मिला? हेलो, हाँ सर, आपसे पूछा था ये प्रश्न। हाँ नहीं, मैं पार्डन वापस पूछा। हाँ, आप खो गए, अब इन दिनों में खो गए मुझे लगता है। नहीं, अरे नहीं, मैं गौर से सौरभ जी को सुन रहा था। हाँ, सौरभ जी ने बोला, उसके बाद प्रश्न ये आया कि जैसे सौरभ जी ने कहा कि ऐसा करना चाहिए, हाँ, पर जब आप ऐसे काम करते हैं तो साथी लोग या दूसरे लोग, प्रेस लोग, बड़े लोग जो होते हैं, वो कहते हैं भाई क्यों पंगे कर रहे हैं आप जनता से, क्यों? आज अतिक्रमण बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अतिक्रमण हटाने के लिए कौन सा मंत्री जाके सड़क पे खड़ा हो जाता है? अब आपको मैं आपकी बात के जवाब में ये कहना चाहूँगा कि जब मैंने धूम्रपान निषेध का कानून पास कराया, देश में पहला राज्य राजस्थान बना, तब कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी सीएम रेजिडेंस पर, पिंक हाउस में। तो वहाँ एक हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी जो बड़े कुछ 3-4 सीनियर आईएएस ऑफिसर्स थे, उनके साथ बैठ के वो अकेले सिगरेट पी रहे थे। तो मैं बाथरूम के लिए निकला, तो मैंने उनको देखा और ये बोला, मैंने कहा ये सिगरेट बंद करो, और ये कह के मैं यूरिनल में चला गया। मैं वापस आया तो उनके हाथ में सिगरेट थी। उन्होंने सिगरेट को, मेरी बात को इग्नोर किया, तो मैंने उनके हाथ से सिगरेट निकाली और उनके सामने ज़मीन पे उसको रगड़ दिया, और मैंने उनको धन्यवाद दे के मैं वापस अंदर चला गया। आप तो लौटे थे सर। जी, इतना बड़ा कानून आपने पास करवाया, फिर भी आज जो युवाओं में समस्या है नशे को लेकर के, मतलब आपके बाद ज्यादा काम हो नहीं पाया, क्या कारण रहा होगा कि आप तो आईएएस अधिकारियों को डांट दे रहे हैं, आप तो मान सिंह जैसी 5 स्टार होटल में जाकर के वहां के गेस्ट को, वहां के मैनेजर्स तक को, क्या मतलब आजकल नेता जो है वो ढंग से कानून नहीं बना पा रहे हैं, उसके बाद में कानून की पालना करवाना तो हालांकि उनके हाथ में रहा ही नहीं, ऐसा लगता है। क्या हुआ होगा कि आपके बाद में ये सब चीजें मिसिंग रही और इतना युवाओं में नशे को लेकर के, जो आप जानते ही हैं जो मैं कह रहा हूँ। मैं देखो आपको बात बताऊं, ये सोच व्यक्ति की होती है। व्यक्ति वो मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, या किस पोजीशन पे है, वो क्या कर सकता है सोसाइटी के लिए, ये उसकी सोच पर निर्भर करता है। मैं आपको उदाहरण दूं, जब मैं एलएसजी मिनिस्टर था शिवचरण माथुर जी की सरकार में, तब जो छोटी नगर पालिकाएँ थी, ये आपकी सी और डी श्रेणी की, वो ग्रामीण एरिया आता था उसमें, और वहाँ पे कोई साधन नहीं थे, म्यूनसिपैलिटी के पास भी कोई रिसोर्सेज नहीं थे। तो मैंने फेमिन वर्क उसमें स्टार्ट करवाए। पहली बार फेमिन का काम उन नगर पालिकाओं में राजस्थान में हुआ, ये ऑन रिकॉर्ड है। मंत्री तो पहले भी रहे होंगे ना, फेमिन तो राजस्थान में हमेशा आती रही है, पर ये सोच नहीं थी ना। तो अब इसके पहले भी साउथ में लोग जाते थे, पर किसी ने इंजीनियरिंग कॉलेज, डेंटल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सरकार के खुद के पास डेंटल कॉलेज नहीं था सरकार का, मैंने खोला उसको। और वो ये इतने बच्चे जो हैं आज पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हो रही है ना। आपके नर्सिंग स्टाफ इतना आपके ट्रेंड हो रहा है, तो ये
हॉस्पिटल्स के अंदर ट्रेंड नर्सेज आ रहे हैं ना, तो ये फ़ायदा किसको मिल रहा है? सोसाइटी को मिल रहा है। तो पहले भी थे ना, पर पहले किसी की सोच नहीं थी इस बारे में। इंजीनियरिंग कॉलेज तो हमारे पास 5 ही थे राजस्थान में, पर हमने ये खोला, परमिशन दी, शोभा सरिया सीकर के अंदर पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। मुझे याद है अच्छी तरह से, वो कोई रिटायर्ड IAS थे, रूंगटा मिस्टर, वो आए मेरे पास में। उन्होंने मुझे बोला कि साहब हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहते हैं, फाइल जमा करा रखी है। 3 साल हो गए, 3 साल मतलब मैं तो सरकार में आया ही था, उसके 10 दिन बाद में आए थे वो। तो मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैंने उसी समय फ़ोन किया और उनको कहा, उन्होंने कहा कि हाँ साहब इनकी फ़ाइल है। तो मैंने कहा कल इसकी सैंक्शन की ऑर्डर बना कर लाओगे, और उनको कॉफ़ी पिला के भेजा मैंने, और अगले दिन बुलाया, अगले दिन कॉफ़ी पिलाई और उनको वो परमिशन हाथ में दी। उनके आंखों में पानी आ गया और उन्होंने कहा कि साहब आप, मैंने कहा जाओ इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो, आप बच्चों को भर्ती करो। बहुत सारी मिनिस्ट्री आपने की, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स आपके सामने, मतलब अशोक गहलोत के अलावा भी 2 चीफ मिनिस्टर और थे। हाँ, शिवचरण माथुर साहब, हरदेव जोशी जी। वाह 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 वाह। कौन सी मिनिस्ट्री, कौन सा मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर? अब देखो एक बात बताऊं मैं आपको, मैं तो 3 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया मैंने, और मैंने स्वतंत्रता के साथ काम किया। और मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, मैंने कोई एक ऑर्डर पास किया था, उस ऑर्डर को मैं कोटा गया और वो ऑर्डर चेंज हो गया वापस, और मेरे को फ़ोन आया कि साहब आपने जो आदेश किया था उसको कैंसिल कर दिया है। तो मैं वापस आया, वापस आके मैंने पूछा ये कैसे हुआ? तो उन्होंने बताया, CM के सेक्रेटरी का नाम लिया कि उनका फ़ोन आया था मेरे हेल्थ सेक्रेटरी ने। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने उन्हीं को फ़ोन किया सीधा, उन सेक्रेटरी साहब को। मैंने कहा ऐसा है, आपको मिनिस्ट्री चलानी है तो आप चलाओ, मुझे मंत्री रहने में कोई शौक़ नहीं है, और मैं अभी विधानसभा आ रहा हूँ, विधानसभा उस समय चल रही थी, और CM को मैं मेरा इस्तीफ़ा दे दूँगा। मैं कोई रबड़ स्टैम्प के लिए, कोई इस 4 चक्के की कार के लिए मंत्री थोड़ी हूँ। मेरी जब ऑथोरिटी 0 है तो मैं किस बात का मंत्री हूँ? मैं नहीं रह सकता। और क्या बात है। हाँ बिल्कुल, ये हौसला और ये नैतिकता जो है, ये आपने जितनी कट्टरता से ये काम किया, वो नैतिकता आप जैसे नेताओं में ही थी। अब वो नैतिकता क्यों नहीं है हमारे समाज में? अब आज के समय में इतना कंपटीशन बढ़ रहा है पॉलिटिक्स में, अब वो नैतिकता क्यों नहीं दिखती सर, जो आप लोगों के साथ दिखती थी? अब एक बात जो बदलाव जो मैं देख रहा हूँ वो ये है, पैसे का प्रभाव बढ़ रहा है जी। पैसे का प्रभाव बढ़ रहा है। इस बात को मैं स्वीकार करूंगा कि आपके पास में पेइंग कैपेसिटी कितनी है, आपके पास में कितने लोगों को आप एंटरटेन कर सकते हैं। वैसे व्यक्तिगत जीवन में मैं मेरी बात कह दूं आपको, मैं मेरे जीवन में मैंने कभी कोई नशा नहीं किया, और मैं वेजिटेरियन हूँ, और मैं दूसरों को कोई ज्ञान नहीं देता। मैं साधु समाज में नहीं हूँ कि उपदेश दूँ, पर मैं मेरा काम करता हूँ। मैंने समाज सेवा की बात को अंगीकार किया है, तो उसी के ऊपर मैं रह करके काम करता हूँ। और जो हमारी संविधान की मूल भावना है, वासुदेव कुटुंबकम की, सर्वधर्म समभाव की, उस पे मैं कट्टरता से उसकी पालना करता हूँ। वाह वाह राजेंद्र जी। सर मुझे एक बात बताएं कि बहुत ही अभूतपूर्व समय रहा अभी तक जो भी रहा राजनीति में। देखिए, हार और जीत जो है ये दोनों जीवन के पहलू हैं, और इसमें मुझे लगता है जब आप राजनीति में उतरते हैं तो आपको दोनों ही चखने पड़ते हैं। लेकिन आपके साथ आप 3 बार की MLA रहे, आसान नहीं है। आप बड़े मंत्री पद पर भी रहे सरकार में। आज जहां आप जीवन में खड़े हैं, ठीक है, इतना राजनीति आपने एक तरीके से आज़ादी के बाद की राजनीति आपने देखी, और अभी तक आप देख रहे हैं मॉडर्न राजनीति। आने वाला जो समय है राजनीति में, फॉर एग्जाम्पल अभी तो भाजपा की सरकार है, आने वाली जो सरकार होगी मुझे नहीं पता, आप अपने आप को किस तरह देखते हैं? क्या आप अपने आप को एक्टिव पॉलिटिक्स में देखते हैं, या आपको लगता है कि यार मेरे से हो गया, अब मैं पीछे बैठ के राजनीति करूँगा? मैं आपकी बात समझ गया। पिछले 22 सालों से मैं चुनाव नहीं लड़ा, चूँकि मेरी सीट रिजर्व हो गई, और
मैं उसी तरह से सक्रिय हूँ पूरे राजस्थान में, ज़िले के अंदर, डिवीज़न में, सब जगह मेरा आना जाना है। मेरे सारे, आप मेरी सोशल प्रोफाइल है उसको आप चेक कर सकते हैं, मेरे मूवमेंट्स को देख सकते हैं। मैं कहीं नहीं बैठा हूँ और थकने का तो सवाल ही नहीं है। जब सांस आ रहा है तो थकेंगे कैसे? सर क्या बात कही है आपने, क्या बात कही है। लेकिन ये जब आज के युग में, जैसे इन्होंने कहा कि पैसा बढ़ गया है, राजनीति में महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई, दलदल बढ़ गया है, तो बिना पोस्ट के जब कोई काम करता है, आप किसी कलेक्टर से काम करवाने जाते हैं, आप किसी अधिकारी के पास जाते हैं, जब उसे पता है कि आप पोस्ट में भी नहीं है और पार्टी भी आपकी रूलिंग नहीं है, फिर क्या उन लोगों का रिस्पॉन्स होता है, हम जानना चाहेंगे। यस, बहुत अच्छी। पब्लिक को पता चले कि ये राजनेता क्या होते हैं, सेवा क्या होती है और अब क्या होते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ। पीपाड़ में मैं एक मैलदणी का स्थान है, तो वहाँ पे उनके दर्शन करने के लिए जा रहा था। तो एक बुज़ुर्ग थे, करीब वो 85 ईयर्स के थे, सेठ जी। उन्होंने मुझे कहा, साहब हमारे बकरों का बाड़ा बना हुआ है और उनको पानी की सुविधा नहीं है वहाँ, वो उनको पानी की सुविधा करवाओ। तो मैंने उसी समय PhD में फ़ोन किया और उसके बाद में वहाँ पे मैंने कनेक्शन हाथों हाथ करवाया और 3 बार मैंने पूछा कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। That's great. एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनको लेते हैं, फिर कुछ 5 बाइट और लेंगे, उसके बाद सवाल तो है ही तैयार हमारे। हेलो हेलो जी, प्रश्न नमस्कार साहब, मैं विशाल बोल रहा हूँ लंदन से जी। पर मेरा सवाल ये है कि जो भी आप पॉलिसी जनता के हित के लिए जो भी बनाते हैं या एक्शन में लेके आते हैं, उन सब चीजों में जो भी IAS अधिकारी होते हैं, जितने भी सिविल सर्वेंट है, उन सब का क्या रोल रहता है। जैसे अभी आपने करप्शन और पैसों के बारे में जो बात करी, जो अभी जिस तरीके से आपने चेंज रिक्वेस्ट देखी है, उन सब में ये सब जो अधिकारी होते हैं उनका कितना रोल रहता है, क्योंकि आपका जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं और उन IAS अधिकारियों का इतना मोटिवेशन है कि वो साफ मंशा से काम करें। कई बार ऐसा लगता है कि वो लोग सिस्टम में सबसे ज्यादा गड़बड़ी वही लोग करते हैं, तो इस बारे में अगर आप कुछ बता सकें। मैं विशाल जी, बहुत अच्छा किया आपने पूछा। मैंने अभी एक प्रश्न के एक बात पे मैंने कहा था कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा, मुझे मंत्री रहने के लिए मुझे मोटर नहीं चाहिए। मैं ऑथोरिटी जब मेरी नहीं है तो मैं किस बात का मिनिस्टर हूँ। तो उसके बाद में CM ने निर्देश दे दिए कि मैं जब आपसे ही बात करूँगा, कोई किसी के कहने से कोई काम नहीं करना है। आप मुझे होगा तो मैं आपको बता दूंगा, स्थिति आपको देखनी है, नंबर 1। नंबर 2, जब मैंने BPL परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने का निर्णय किया, तब जो बात विशाल जी आप कह रहे हैं कि ये IAS कैसे करते हैं, तो उन्होंने बहुत अड़ंगे लगाए उसमें कि कैसे होगा और कोई भी आ जाएगा, कोई भी कार्ड हम बना देंगे। तो मैंने कहा BPL परिवारों की लिस्ट बनी हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सर्वे में आए हुए हैं, तो उन्हीं के कार्ड बनाने हैं हमको। तो क्या कोई दूसरा कार्ड लेके आ जाएगा? तो मैं कहा दूसरा कार्ड कोई लेके आ जाएगा तो उसको बुखार तो उसके हाथ में आ रहा है ना, तो उसको दवा दे देंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? 2% लोग मान लो ऐसे आ जाएंगे, तो उससे जो हमारी मूल भावना है कि हम गरीब को सहायता देना चाहते हैं, वो उस पर रोड़ा क्यों डाल रहे हो आप? मतलब आपका कहना बिल्कुल, आपका कहना सही है और ये मैंने बहुत फोर्सफुली इसको ताकत से लागू करवाया। क्या बात है, लंदन से प्रश्न था, थैंक्स विशाल। और एक कॉलर और जुड़ गए। हेलो, अपना परिचय देते हुए प्रश्न पूछे। सर, मेरा नाम राजेश शर्मा है, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। जी सर। मेरा सवाल ये है कि सत्ता की कांग्रेस और संघर्ष की कांग्रेस में अंतर क्यों, और कार्यकर्ताओं को उसका प्रतिफल सत्ता में आने के बाद में क्यों नहीं मिलता है? वाह, क्या बात है राजेंद्र जी। अरे राजेश जी का प्रश्न बिल्कुल सटीक है, और चूंकि मैं सत्ता में रहा हूँ और संगठन में भी रहा हूँ, मुझे दोनों का अनुभव है। मैं बरसों तक पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रहा, मैं पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट रहा सचिन पायलट साहब के साथ में 7 वर्ष, 2 साल में डोटासरा जी के साथ में वाइस प्रेसिडेंट रहा। मैं राजस्थान के बहुत सारे संभागों का प्रभारी रहा हूँ, और राजस्थान का लगभग कैडर जो है कांग्रेस का, वो मेरे से जुड़ा हुआ है। जब मैं PCC में बैठता था
तो मेरे रूम के अंदर भारी संख्या के अंदर राजस्थान के कांग्रेस के लोग आके बैठते थे और वो मैं उनसे उनके बारे में पूछता था, उनके वहाँ की बात पूछता था, उनकी कोई तकलीफ होती थी तो मैं वहीं से फ़ोन करता था। और जैसा आपने बीच में चर्चा आई कि क्या अधिकारी कैसे लेते हैं, आप कोई बात कहते हैं, तो 100% वो बहुत सीरियस लेते हैं मेरे फ़ोन को। वो जानते हैं कि मैं फ़ोन करूंगा तो वो बिल्कुल वाजिब है, चाहे वो एसपी को मैं फ़ोन करूं, चाहे डीजी साहब को फ़ोन करूं और चाहे किसी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को या कलेक्टर को, वो उसको उतना ही सीरियस लेते हैं। उनकी सीरियसनेस में कोई कमी नहीं। बहुत भाग्यशाली है राजेंद्र चौधरी जी की लोग सीरियस लेते हैं, वरना आज का जो युग है उसमें विधायकों को ही सीरियस नहीं लेते। एनीवे, हम लोग इस कमेंट को नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोग प्रश्न भी पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने बाइट्स दे रखी है, लेकिन एक सवाल आता है कि आपके लिए उन्हें कद्दावर नेता यूज किया था। विधायक होता है अपने शहर के लिए, अपने जगह के लिए, जहाँ जिस क्षेत्र के लिए वो चुनाव लड़ रहा है वहीं तक सीमित होता है। फिर आप मंत्री बने, राज्य के हो गए, फिर आपके लिए बिलाड़ा है, जोधपुर, ऐसा कुछ भी नहीं रहा, पूरा राज्य आपका हो गया। लेकिन आपको कई बार पार्टी ने बाहर चुनाव की बागडोर संभालने के लिए भेजा। वो तो और मुश्किल काम है, ऐसी जगह जहाँ पे आप जानते नहीं है, बिहार हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, और वहां जाके चुनाव लड़वाएं, तो वो भाषण, वो ताकत क्या होती थी उस समय आपकी? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। चूंकि मैं बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का आदमी हूँ, तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन को मोबिलाइज कैसे करना है, क्योंकि एक नेता आगे आ गया तो मैं उसके पहले पूरा होमवर्क करता था उस जगह के बारे में, और वहाँ के कौन कौन लीडर्स हैं, पार्टी के यूथ विंग के अंदर कौन है, दूसरी शाखाओं में कौन है, कौन पूर्व विधायक है, पूर्व सांसद है, वर्तमान में कैंडिडेट रहे हैं, उन सब से पहले मैं उनको एक्टिवेट करता, उनसे सबसे बात करता यहाँ से रवाना होने के पहले जयपुर से, और सबको मोबिलाइज करके एक प्लेस पे मीटिंग तय करता, उसमें सारे लोग इकट्ठे होते। अभी जैसे उदाहरण दूँ, मैं कोटा संभाग का प्रभारी था, तो बूंदी उसी में आता है, तो बूंदी में 6 नगर पालिकाओं के अंदर चुनाव थे, 6 ही नगर पालिकाएँ थी, और वो कोई 35 साल से कांग्रेस नहीं आई थी, कहीं 30 साल से नहीं आई थी, ये स्थिति थी। और मुझे कहते हुए खुशी है कि मैंने पूरे कांग्रेस के लोगों को मोबिलाइज किया, आपस में गुटबाजी को एक तरफ रखा, और 6 की 6 नगर पालिकाएँ कांग्रेस जीत के आई बूंदी के अंदर। ग्रेट। हमारा सेशन जो था वो अभी तक इतिहास पे था। बहुत सारे कॉलर जुड़ रहे हैं, पहले उनसे पूछ लेते हैं। हेलो जी, अपना परिचय देके जल्दी से प्रश्न पूछे। हेलो, हाँ, अपना प्रश्न तुरंत पूछे सर, बहुत सारे लोग हैं फोन करने के लिए जी। नमस्ते सर, प्रश्न मैं 24 साल के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने 24 साल तक ऐसे काम किए हैं, और जो हमारे मध्य डिस्ट्रिक्ट में है उन्होंने तेजा स्त्री की जो 30 स्पीकर जमीन मंत्री कार्य में होते हैं, आने को फ्री आप और जो तेजा जी का भव्य मेला हो जाता है, तो आज राजस्थान में उपस्थित है जी। थैंक यू। क्रॉस मिक्स हो रहे हैं फोन जी। सर कुछ कहना चाहेंगे आप तेजा जी के बारे में? हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ कि तेजा जी के वहाँ खरनाल गांव से मेरे पास लोग आए और उन्होंने कहा कि हम बड़ा मेला रखना चाहते हैं और आपको हम मुख्य अतिथि बनाना चाहते हैं। मैं कि बिल्कुल मैं आऊँगा, और मैं वहाँ गया। करीब 15-20 हज़ार लोग इकट्ठे थे वहाँ पे, और प्रोग्राम हुआ। पूरे ज़िले से, बाहर से सारे लोग आए, और मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी, जो अपने वाइस चांसलर रही है शेखावटी यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर विमलेश चौधरी। तो वहाँ पे मैं जब भाषण दे रहा था तो उन्होंने कहा कि आपको तेजा जी के लिए यहाँ पे कुछ डोनेशन देना है मंदिर के लिए। तो मैंने 31,000 रुपये बोल दिए। तो मैडम ने मुझे बोला कि नहीं 31 नहीं 51 बोलो आप। फिर मैंने करेक्शन करी, 51,000 बोले। फिर मैंने, और किसी ने कोई वहाँ पे पैसा अनाउंस नहीं किया। बहुत सारे नेता बैठे थे स्टेज पे, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। तो मेरे को उसके बाद में मैंने पूछा, भाई तेजा जी का जो मंदिर है अपना, अंदर से 2 व्यक्ति भी फेरी नहीं कर सकते, इनकी जगह ही नहीं है।
तो पास में ये गोदारों के जो प्लॉट हैं ये ज़मीन ले लो, तो कैसा वो तो देने को तैयार नहीं है। तो मैं कहा मुझे बताओ सरकारी ज़मीन है क्या यहाँ पे? तो उन्होंने कहा हाँ है साहब, आबादी भूमि है। तो मेरे पास कलेक्टर साहब खड़े थे, तो कलेक्टर को मैंने कहा ऐसा करो, ये इनको ट्रस्ट बनाते हैं इनका, और ये मैंने बता दिया इनको अध्यक्ष बना दो और इनको ये मेंबर बना लिया है, और ये ट्रस्ट बना लो, इनका रजिस्ट्रेशन यहीं ला के दो आप इनको, ये कहीं नहीं जाएंगे। और 1 महीने के अंदर अंदर इनको ज़मीन अलॉट करके लेटर जो है अलॉटमेंट का यहीं पर ला के दो। 36 बीघा ज़मीन वहाँ पे अलॉट कर। That's great. और ये चूँकि पूरे देश में तो स्थान तो एक ही है ना, तेजा जी की जन्मस्थली, वो तो यही है। और वो वहाँ पे वो काम हुआ, और वो आज वाले सारे निर्माण कार्य वहाँ चल रहे हैं उसी जगह। मेरे साथ बड़ा द्वंद है। मैं लिसनर्स की सुनूं तो मुझे मेरा मोह है कि भाई वो भी बात करना चाहते हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप को भी सुनना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत वर्षों बाद इतनी अच्छी बातें सुनने को मिली। तो हम तीनों मौन हो रहे हैं। एक बार हम बाइट्स ले लेते हैं, बिल्कुल है ना, उनको सुनते हैं। फिर फोन वालों से निवेदन है, भैया 2 नंबर है हमारे, दोनों पे आप फोन मत करें। 7399900969 एफ में फोन का निशान है, उसे दबाएंगे तो सीधा स्टूडियो से कनेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। फोन बहुत आ रहे हैं आपके लिए, मैं मतलब अभिभूत हूँ, बट बाइट पे चलता हूँ। स्वामी जी नमस्कार, मैं विक्रम राज पुरोहित ये बताना चाहता हूँ कि श्री राजेंद्र जी चौधरी जी एक्स हेल्थ मिनिस्टर ने अपने कार्यकाल के दौरान गरीब परिवार के बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए बहुत से सराहनीय कार्य किए, जैसा कि प्राइवेट कॉलेज, डेंटल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज इत्यादि खुलवाए। साथ ही उन्होंने जनहित को ध्यान में रखते हुए धूम्रपान निषेध कानून बनाया, जो कि राजस्थान में प्रथम बार बना, जो एक ऐतिहासिक निर्णय था। आपने राजस्थान में पल्स पोलियो अभियान चलाकर राज्य को पोलियो मुक्त कराया, जो एक सराहनीय कार्य था। इसके अलावा वाइन्स व उद्योग में कार्यरत बाल श्रम मजदूरों को कार्य मुक्त कराने का भी आपके परिवार में सराहनीय कार्य किया गया। राजस्थान कांग्रेस के अंदर मैंने पढ़ाई में देखा है कि काम करने वाले की राजस्थान में किसी नेता की कोई कदर नहीं है। मैंने ऐसे नेता देखे जो बहुत अच्छा रजिस्टर रहते हैं, अच्छे रिजल्ट भी है, वो आज घर बैठे हैं, कोई कांग्रेस उनका इस्तेमाल नहीं करवा रही है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, राजेंद्र चौधरी एक जाट नेता है, कद्दावर नेता है, लेकिन आज उसकी कोई कदर नहीं है। जबकि उसको टेक्निकल ग्रेजुएशन जैसे ही सरकार ने मिनिस्टर बनाया, तो सबसे पहले टेक्निकल ग्रेजुएशन लेते ही उसने इंजीनियरिंग कॉलेज को प्राइवेट किया, उसने ITI को प्राइवेट किया, क्योंकि इंजीनियरिंग करने के लिए लोग साउथ में जाते थे और यहाँ का राजस्थान का इंग्लिश साउथ में जाता था। फिर जब बच्चे यहाँ पढ़ने लगे, यही आने लगे और बच्चे यही तैयार होने लगे, पर एक बहुत बड़ी वजह मिल गई कि बाद में जाकर के अपने राजस्थान में रहकर के अपनी इंजीनियरिंग कर लेते हैं, ITI कर लेते हैं। इसके अंदर मेरा दोस्त है उन्होंने भी फायदा उठाया, उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को इंजीनियरिंग करवाया। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट मिला, तो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर भी उसने सबसे पहले ये देखा है मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि जनता के बीच में रहने वाला आदमी है, उसको सब समस्याओं का पता है, क्या क्या समस्याएं लोगों की। तो राजस्थान सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र जी चौधरी वो शख्सियत है जिसने राजस्थान में इतने ऐतिहासिक काम किए हैं, जिसको मैं आज गिनाना चाहता हूँ। आप पूछोगे राजस्थान में उनके मंत्री रहते हुए राजस्थान में हज हाउस बना, वो हमारी पिपासी की नगर पालिका में राजस्थान का प्रथम हज हाउस बना। वो धर्मनिरपेक्ष नेता है और सभी छत्तीस कोण को साथ लेकर चलने वाले नेता है। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए राजस्थान को पोलियो मुक्त करवाया। घर घर जाकर दवाई पिलाने का वो सारा जिम्मा अपने अधिकारियों को सौंपा, लोग घर घर जाकर दवाई पिलाते हैं। इससे राजस्थान हमारा पोलियो मुक्त हुआ। और जी नमस्कार, खालिद इकबाल खान मेयर एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी जोधपुर बोल रहा हूँ। मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक बेहतरीन कार्यक्रम शुरू किया
क्या होती है एक नेता की सोच और जिम्मेवारी। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे प्रिय नेता राजेंद्र चौधरी तो राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रहे, आप बिलावे से विधायक रहे। आपके कार्यकाल में आपने राजस्थान में वो काम किया जो आने वाली पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। राजस्थान के अंदर 2 डेंटल कॉलेज खोले, आपने राजस्थान के अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले, आपने राजस्थान के अंदर नर्सिंग कॉलेज खोले, आपने राजस्थान के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज खोले। सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं रामचंद्र सिंह जोधा, राजस्थान सरकार में भी एडिशनल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट था, वहाँ से सेवानिवृत्त हूँ। राजेंद्र चौधरी साहब को मैं बचपन से जानता हूँ। जब आप कॉलेज में थे तो ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले जितने भी किसान वर्ग के छात्र हैं उनके एकमात्र ये मार्गदर्शक होते थे। वो नए नए शहर में आते थे और उनको सारी जानकारियां देना और उनकी सहायता करना आपकी हमेशा हॉबी रही है। विशेष रूप से जब चौधरी साहब राजनीति में आए और चिकित्सा मंत्री बने तो उस समय के जो काम है वो तो आज भी मुझे बिल्कुल ऐसे याद आते हैं। आपने सबसे पहले बीपीएल परिवार जो है, गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों को मुफ्त दवाइयों की स्कीम लागू की और यही योजना आगे चल करके और राजस्थान के अंदर सभी के लिए मुफ्त दवाइयों की योजना लागू हुई। तो पूरे भारत के अंदर ये योजना लागू की गई। इससे गरीबों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। वो महंगी दवाइयों से बिल्कुल उनका छुटकारा हो गया और अच्छे उनका होने लगा। एक बहुत बड़ी बात हुई कि राजस्थान को WHO ने पोलियो फ्री राज्य घोषित किया। ये भारत का एकमात्र राज्य था जो पोलियो फ्री राज्य घोषित हुआ। चौधरी साहब ने मंत्री रहते हुए इसके लिए अपने स्तर से मॉनिटरिंग की और वो सभी व्यवस्थाएं की कि किसी भी सूरत के अंदर पोलियो है वो कहीं पर भी उसके कीटाणु नहीं बचे। और उसी का परिणाम रहा कि WHO ने ये अवार्ड राजस्थान को मिला। आप जनता के हमेशा ही बहुत ही जनप्रिय नेता रहे हैं और आज भी बहुत बड़ा आपका आम लोगों का आपके प्रति लगाव है। ये तो दिख रहा है जिस तरह से फोन कंगना रहे हैं, जिस तरह से बाइट्स पड़ी हुई, अभी तो हमने 10 बाइट्स बजाई हैं। 25 हैं, मेरा क्या होगा कालिया। जी सर। हाँ जी सौरभ सर, अब आ जाते हैं कुछ ऐसे सवालों पे जो बड़े मूल्यवान सवाल है। जैसे कि राजनीति में जो स्वच्छता की हम लोग बात करते हैं और अभी जो परिवारवाद के ऊपर इतना सारा डिबेट चल रहा है अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस स्टेट। आप देखें जितनी भी रीजनल पार्टी हैं वो एक तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करती हैं, ठीक है। और चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो परिवारवाद है वो बहुत तेजी से फैल रहा है और बहुत एक्टिवली फैल रहा है। अब आप मुझे बताएं, जो बच्चे या जो युवा या जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन परिवारवाद की वजह से जिनको जगह नहीं मिलती है, उनके लिए क्या करना चाहिए और क्या करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए, अगर मेरे पिताजी 2 बार MLA रहे हैं या 1 बार मंत्री रहे हैं या सांसद रहे हैं तो मेरे लिए आधी जर्नी जो है ना वो बहुत आसान हो जाती है। आजकल तो मुख्यमंत्री बने रहे मुख्यमंत्री मेरे पिताजी रहे जी। तो उसके लिए आपके थॉट चाहूंगा मैं। देखिए, इसमें किसी की परिवार में राजनीति है तो वो कोई बुराई नहीं है। किसी में परिवार में उनके बुजुर्ग कोई सीनियर पोजीशन पे रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, पर वो स्वयं क्या कर रहे हैं राजनीति में, वो स्वयं पब्लिक के बीच में उनका व्यवहार कैसा है, वो किस तरह की उनकी कार्य प्रणाली है, उसके ऊपर निर्भर करता है। मैं कहना नहीं चाहूँगा, पर चूँकि सवाल ऐसा है और सत्य है ये, हरदेव जोशी जी कभी चुनाव नहीं आ रहे अपने जीवन में, पर उनके बेटे जो है वो दिनेश जी चुनाव हारे 2 बार विधानसभा का। जी सर जी। आपकी बात ही कह रहा हूँ मैं, आपने जो प्रश्न किया है। बिल्कुल। और अशोक जी जो है 3 बार मुख्यमंत्री रहे और उनके पुत्र 2 बार चुनाव हारे लोकसभा का, जोधपुर से भी हारे और जालोर से भी हारे। और भी बहुत सारे नेता हैं जिनके पुत्र चुनाव जीते भी हैं। चंद्रमल जी वैद्य के बेटे चंद्रशेखर वैद्य, डॉक्टर चंद्रशेखर वैद्य, वो चुनाव जीते।
और भी नेता है जिनके परिवार मैं जिनको जानता हूँ, मतलब बहुत सारे हैं, तो वो जीतते भी हैं। अब फिल्म इंडस्ट्री है, तो फिल्म इंडस्ट्री में कोई राजेंद्र कुमार, जो जुबली कुमार था, उनका पुत्र जो है वो चल नहीं पाया ना फिल्मों में। बिल्कुल। और धर्मेंद्र के दोनों पुत्र आज भी सुपरस्टार हैं। लेकिन सर इसी में ही जुड़ा हुआ एक ये सवाल है कि आपने जो कहा वो एकदम सत्य है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक रिव्यू करती है कि बिल्कुल पब्लिक कैसे, किस आईने से देखती है आपके व्यवहार को। लेकिन सर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, आज का युवा जो पूछता है कभी कभी, कहता है कि यार मैं तो वहां तब परफॉर्म करूंगा ना, मेरा रिपोर्ट कार्ड तो तब आएगा जब मुझे टिकट मिलेगी। दो ही तीन प्रमुख पार्टियां हैं, उसमें से जीतना एक है, लेकिन अब जब पोजीशन एक है और मैं फाइट कर रहा हूँ, मेरा कहना है कि जो टिकट की जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, उसमें इतना फेवरिज्म होता है परिवारवाद के लिए, ठीक है, इसमें कैसे नए युवा अपने आप को आगे रखें, क्योंकि वहां तो फेवरिज्म हो गया। देखिए ये इस बहस का कोई एंड नहीं है और इसका कोई छोर भी नहीं है, क्योंकि आप इसको व्यक्तिगत रूप से उचित मानते हैं अनुचित, बस यही खत्म करते हैं। मैं इस बात को मेरिट पे लेना चाहूँगा। परिवारवाद जो है, परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है, मेरिट की बात है, मेरिट की। ये बहुत सारा एक चेक बॉक्स है हमारे यहाँ बॉक्स एफएम में, वो भी भरा पड़ा। मुझे वो लोग भी हो सकता है डांटे कि भाई हमने क्या नुकसान किया, तो मैं फटाफट पढ़ देता हूँ उसको ना। अर्जुन है, कह रहे हैं सर आजकल आपको नहीं लगता कि राजनीति में युवा लोग आना चाहते हैं, पर आगे जो बैठे लोग हैं ना, वो उन्हें नीचे सांप सीढ़ी की तरह धक्का दिए जाते हैं। और स्थापत्य शर्मा नाम बड़ा खूबसूरत है। आप 3 बार से ज्यादा विधायक बने, आपको क्या लगता है जनता एक नेता से क्या चाहती है, डेवलपमेंट या फिर सिर्फ उसकी पसंद का नेता? राजेंद्र हामी है, कह रहे हैं अगर आपको अगर एक दिन के लिए पीएम एक बार के लिए, सॉरी एक दिन का ये ऐसे याद आ जाता है, अगर आपको एक बार पीएम बना दिया जाए या आप बनते हैं, तो पहला परिवर्तन क्या करेंगे? थैंक्स। संतोष कुमार है, सर एक मंत्री जी की रोजाना की जिंदगी कैसी होती है? विवेक है, सर आप क्या बचपन से ही राजनीति में आना चाहते थे या आपको भी हर बच्चे की तरह हीरो, पायलट या कोई आईएएस बनना था? सोनम गुप्ता है, सर हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो क्या सरकार और प्राइवेट सेक्टर्स को लेकर कोलैबोरेशन होना चाहिए कि नहीं? त्रिवेणी शाह है, सर मेरे घर में ही नाश्ते की लत काफी है। अच्छा, नशे की लत काफी, सॉरी, मेरे घर में नशे की लत काफी है। छोटे कजिन ही स्मोक करते हैं और समझाओ तो झगड़ा करने लगते हैं। कुसुम वर्मा है, सर मैंने आपके बारे में काफी सुना है, आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं, बधाई। शांतनु है, सर आपकी पॉलिटिकल जर्नी कैसी रही और सबसे हार्ड टाइम क्या रहा? ये चेक बॉक्स के प्रश्न है, आप सुन तो लिए, जवाब दिया जाए। मैं जवाब दूं इसका, ये सारे प्रश्न और जिज्ञासाएं वाजिब हैं। अब मैं तो एक बात ये कहना चाहूँगा कि मेरे किसी सहयोगी को मैंने सोचा कि इनको मैं मेरे साथ लेके घूमूं, तो मुझे मेरे साथ गाड़ी में बिठा लिया जब मैं मिनिस्टर था। तो रात को 2 बजे मैं जोधपुर आया वापस और उसके बाद में उन्होंने दूसरे लोगों को कहा मैं चौधरी साहब आएंगे तो सामने ही नहीं आऊँगा, मैं छुप जाऊँगा घर के अंदर। यार इस तरह से कोई करते हैं क्या? कोई पानी नहीं, कोई चाय का पता नहीं, कोई सोने का पता नहीं, कुछ भी नहीं। और ये तो ऐसे ही हंसते हुए सबके बीच में घूम रहे हैं, ये थकते ही नहीं है क्या? ये एक जवाब दिया मैंने आपको। जी, दिनचर्या की बात हो गई, पीएम वाली बात। पीएम प्राइम मिनिस्टर। ओके, देखिए काल्पनिक प्रश्नों के जवाब नहीं दिए जाते। देखिए आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आप राजनीति में हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि काल्पनिक प्रश्न है, मन में कहीं कहीं तो एक ख्वाब होता है। देखिए आपके पास एजेंडा होना चाहिए। मुझे इसमें मुस्कुराने के अलावा मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। ये तो
चौधरी साहब कोई बात नहीं, आप जवाब मत दीजिए, हम आपका पूरा सम्मान करेंगे। लेकिन ट्रंप से जब इंडस्ट्रियलिस्ट थे तब आज से 20 साल पहले प्रश्न पूछा गया था, जबकि वो तो अडानी अंबानी की तरह इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो आप तो पॉलिटिक्स में anyway, कोई बात नहीं, आपका हम पूरा सम्मान करेंगे। फोन जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, मौन व्रत रख लिया इन्होंने। ये सिमाशु सर, आपने इतना सारा काम किया, आप इतने बड़े कद्दावर नेता हैं राजस्थान के, हम तो देख रहे हैं प्रत्यक्ष अपनी आंखों से, इतने फोन घनघना रहे हैं हमारे यहाँ पर, इतनी सारी ऑडियो बाइट्स हमारे पास में है आपको लेकर के। सर, मेरा सवाल ये है कि भाषा की शुचिता को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल जो चल रहा है, आपने तो सुना ही होगा, कभी मीना जी कुछ कह देते हैं, कभी धन्यवाद जी कुछ कह देते हैं, फिर एक दूसरे को जिस तरह से बात की जा रही है और फिर वो ऑडियो वायरल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सच्चे लोग, अच्छे लोग राजनीति में आने की तरफ बढ़ते भी हैं, उनके परिवार ही उनको रोक देते हैं, बच्चों को भाई इधर तो नहीं जाना, ये तो बहुत ऐसा मामला हो गया है। आप क्या कहना चाहेंगे भाषा की मैं इसी को बढ़ा आपकी बात बहुत अच्छा ही बात आपने कही है। मैंने मेरे जीवन में अपनी पार्टी तो क्या, मैं विपक्ष की पार्टी के भी किसी नेता के खिलाफ में कभी कोई गाली नहीं दी है, कोई अपमानजनक शब्द आज दिन तक मैंने नहीं कहा है। मैं हमेशा नीतिगत बात करता रहा हूँ और नीति के आधार पे ही बात की जानी चाहिए कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी की क्या पॉलिसी है, इसकी क्या पॉलिसी है, हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी क्या कर रहे हैं, उन्होंने जो वादे किए उस पर वो कितने खरे उतरे हैं, उनको 1.25 साल हो रहे हैं। तो ये बातें तो समझ में आती है। गाली और अपमानजनक शब्दों का तो प्रयोग है भी नहीं, ये तो वो वाली बात है। इसी को जुड़ा हुआ प्रश्न है कि जैसे आज एक पार्टी दूसरी पार्टी पे आलोचना करती है कि साहब आपने करप्शन का आपका ये करा, अब वो पार्टी क्या करती है, तुरंत डाटा निकालती है कि आपके राज्य में कब करप्शन क्या हुआ। भाई मैं तो चोर हूँ पर तू बड़ा चोर है। ये क्या है भाई? मैंने आप पे आरोप लगाया करप्शन का, तो आप प्रूव करें कि नहीं है। ये देखिए, ये बर्डन ऑफ प्रूफ तो हमारे देश के अंदर उसके ऊपर ही आता है जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता है, वही सिद्ध करे कि भाई मेरे ऊपर आरोप गलत है। पर वो सिद्ध ये करता है कि आप बड़े चोर हो, इसलिए आप आरोप लगाने का हक नहीं रखते। नहीं, ऐसा है कि कोई किसी को करप्शन की बात करे तो उसका तरीका यही है कि भाई आप इस बात को साबित कर दो। That's great. एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गया। हेलो नमस्ते सर, मैं राधिका बोल रही हूँ सर। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जब रहते हैं सरकार में तब आप काफी काम करते हैं, काफी जैसा आपने सिगरेट की चीज भी कैंपेन लॉन्च की थी, तो बस जब आप अगर सत्ता से वो 5 साल बाद हट जाते हैं तब फिर वो कैंपेन को रिस्पॉन्सिबली और आगे वो चलती रही, उसमें आपको क्या चैलेंजेस फेस होते हैं और उसको आप किस तरीके से ओवरकम करते हैं, वो मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ। देखिए, आपने जो बात पूछी है, कोई व्यक्ति इलेक्ट हो गया है, एमएलए हो गया है, चाहे एमपी हो गया है या मंत्री बन गया, जो मंत्री बन जाता है तो उसकी जिम्मेदारियां अलग तरह की हो जाती है, और वो जब सत्ता में नहीं रहता है तो लोगों की भीड़ भी उसके पास नहीं रहती है, तो उसके पास वो स्वतः ही जो है वो प्रेशर कम हो जाता है काम का। यदि वो चाहे कि मैं वैसा का वैसा बना रहूं तो उसको प्रयास करने पड़ेंगे। नहीं, इनका जो आशय था वो ये था कि जैसे आपने बहुत अच्छा कैंपेन प्लान कर लिया, हाँ, सिगरेट मुक्त भारत। हाँ, अब आप सत्ता में नहीं है, लेकिन ये कैंपेन आपका है और इसमें हमने प्राण फूके हैं 5 साल। हाँ। तो फॉलो अप के तौर पे अगर आप पोजीशन में नहीं है तो भी क्या आप उसे? यस 100%। मैं अभी आपको परसों की बात बता रहा हूँ। मैं किसी कोई असेंबली में चला गया था, पब्लिक बैठी हुई थी, उसमें कोई एक बुजुर्ग जो है वो चिलम पी रहे थे, तो मैंने उनके पास जाके कहा, वो 80 साल से ज़्यादा उम्र थी उनकी, तो मैंने उनको राम राम करके कहा, मैंने कहा इन इन्हें मज़ो आवे तो मन ही दे दो, मैं ही खींच लूँ इन्हें, मैंने उनको मारवाड़ी में बोला। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए
कि इन मायने कोई मज़ो नहीं है, मैं आपने नहीं दूँ। उनको पता था कि इससे नुकसान है। बहुत बढ़िया। मैं एक द्वंद में हूँ। मुझे लग रहा है कि अभिमन्यु की तरह मैं चक्रव्यूह में फंसा हुआ हूँ। मेरे बोर्ड में सौरभ और हिमांशु में चेकबॉक्स है और साथ में बाइट्स है। प्रोग्राम को खत्म करने का वक्त हो गया। पहली दफे हम एक्सटेंड कर रहे हैं सर, इसको आधा घंटे और बढ़ाएंगे। लिसनर्स प्लीज वरी न करें, नो वरी नो करी। हम लोग एक्सटेंड करें इस प्रोग्राम को आधा घंटे के लिए। और अब बाइट ले लेता हूँ मैं सौरभ सर थोड़ी सी, ताकि पब्लिक रिएक्शंस आ जाए। पब्लिक हमारे लिए बहुत जरूरी है, पब्लिक ही नेता चुनती है। नमस्कार, मैं महेंद्र खोला, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष विधानसभा विधारा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य विधारा। श्री राजेंद्र जी चौधरी साहब सर्व सभाओं के नेतृत्व धनी है और हमारे एरिया में उन्होंने बहुत ही ज्यादा विकास करवाया और ऐसी कई अनेकों कार्य करे जो आज तक लोग याद कर रही है उनको। इस प्रकार से मेडिकल लाइन में जब भी स्वास्थ्य मंत्री थे, बहुत ही ऐसी काम की उन्होंने, वो आज काबिल तारीफ है। गरीब बच्चों के लिए उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, डेंटल कॉलेज खोले। पहले लोग बाहर जाया करते थे इंजीनियरिंग करने के लिए, वहाँ 5-6 लाख रुपए लगते थे। जब भी राजेंद्र जी मंत्री बने हेल्थ मिनिस्टर 98 में, तब उन्होंने ये कार्य चालू की और अनेकों कॉलेजों खोले, जिससे आज गरीब बच्चा पढ़ लिख सकता है कम पैसों के अंदर। आज सभी जगह सरकारी अस्पतालों में नौकरी कर रहा है। पहले यहाँ पे केवल केरल की मेड में रहती थी, अब यहाँ हर हॉस्पिटल में स्थानीय में बच्चे मिलेंगे आपको मेडिकल लाइन में। और उस समय मंत्री जी ने एक ऐतिहासिक काम किया था और राजेंद्र जी चौधरी साहब का तो कुछ अलग ही अंदाज है। उनको काम कहना ही नहीं आता था, पहले वो काम लेके आ जाते थे, जब कुछ जाने की जरूरत ही नहीं थी। और हाथ में लेते आते, बहुत ही सरल स्वभाव के धनी है और इनका कार्य तो बहुत ही सराहनीय है। मैं आशा करता हूँ कि इनका भविष्य उससे वो ताकि आने वाले समय किसानों की खुशहाली लाए और एक बार फिर वो अच्छे पदों पर बैठे, ताकि किसान को उनका भला हो। धन्यवाद। मैं हरिराम सैनी, ग्राम ताला, गोविंदगढ़ निवासी, अंगन में कार्यरत 1999 से 2002। माननीय श्रीमान जी राजेंद्र चौधरी जी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी का कार्यकाल जनता के हितों में, बालिकाओं की समानता में, राजस्थान में प्रथम बार नर्सिंग, डेंटल, इंजीनियरिंग, निजीकरण करना, प्रशासनिक अद्भुत क्षमताओं के धनी, मित्रों के मित्र, बिना किसी भेदभाव के कार्य क्षमता करने वाले हुए राजस्थान में सरकारी अस्पतालों को हर सुख सुविधा करना उनके स्वास्थ्य मंत्री रहे। विविध बाधाओं के साथ साथ हर राजस्थान के प्रत्येक शहर में उनके हजारों पदों पर कार्य प्रणाली याद रखते हैं। मैं हरिराम सैनी उनके उचित भविष्य की कामना करता हूँ। राजेंद्र शर्मा, पूर्व उप सभापति नगर परिषद सीकर एवं पूर्व अध्यक्ष अभिभाषक संघ सीकर। राजेंद्र जी चौधरी जो राजस्थान सरकार में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ नवाचार किए थे। उनके कार्यकाल में जो है आम आदमी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिले, इस क्षेत्र में उन्होंने पहल की। साथ ही साथ इंजीनियरिंग मेडिकल के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों को उन्होंने अनुमति दी। मैं कर्नल राकेश चौधरी, विशिष्ट सेवा मेडल, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ। मेरे 25 साल के सैन्य जीवन में मुझे जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय रैफल की 14वीं बटालियन को कमांड करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके अलावा भुज में आए अर्थक्वेक के बाद रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने का मौका भी मिला। श्री राजेंद्र चौधरी कॉलेज के दिनों से मेरे सहपाठी हुए। कॉलेज से लेकर अब तक के जीवन काल में इनके सफर को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। आपने राज्य में मिनिस्टर के तौर पर कई अभूतपूर्व फैसलों को लागू करवाने में सफलता हासिल की। जिनमें अगर मैं कुछ एक आपको बताऊं तो सबसे पहला कि राजस्थान सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध करने वाला देश में पहला राज्य बना। आपने ये आदेश बहुत सफलतापूर्वक लागू करवाया, जिससे कि आमजन लाभान्वित हुए। दूसरा, भ्रूण हत्या हमारे देश में एक बड़ी बीमारी के रूप में प्रचलित था, जिसको रोकने के लिए लिंग परीक्षण को रोकने का कानून
बेहद प्रभावशाली तरीके से आपने लागू करवाया। तीसरा, आपको पता होगा कि हमारे प्रदेश के अंदर जहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर्स थी या नर्सिंग थी अस्पताल में, वो केरला से आती थी। लोकल बच्चे या बच्चियाँ इस प्रोफेशन में नहीं थे। आपने पहली बार प्राइवेट नर्सिंग स्कूल चालू कर दिया। Chief Minister Ravi Chaudhary, during his tenure as Health Minister of Rajasthan. Under his leadership, Rajasthan won many medals program. He made a public announcement of no smoking in public places, the first such initiative in India. He established many nursing, paramedical and pharmacy institutes which strengthened healthcare education in the state. My question for Dr. Chaudhary will be, if he gets another chance to serve as Health Minister, what new contributions or reforms would he bring to further improve health in Rajasthan? Thank you. साहब नमस्कार। हुकुम, मैं चंद्रवीर सिंह राठौर, एडवोकेट, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता। साहब राजेंद्र चौधरी साहब के एफएम पर प्रसारण की जानकारी जब हम सभी कार्यकर्ताओं को हुई तो सबको बड़ी हर्ष और खुशी हुई, और आज आपके माध्यम से हम एक जानकारी प्रदान करना चाहते हैं कि आपके कार्यकाल के दरमियान राजस्थान की जनता के लिए जो रोजगार का अवसर पैदा किया गया, जो आज के हमारे कार्यकर्ताओं को, जनता को शायद जानकारी हो चाहे ना हो, उस जमाने के अंदर ज्यादातर नर्सिंग ऑफिसर्स जो आया करते थे वो साउथ से और मुख्यतः केरल राज्य से। आपने जो नर्सिंग कॉलेजेस प्राइवेट में वगैरह सरकारी खोलने की जो परमिशन प्रदान की, साथियों में बबीता चौधरी कांग्रेस की नेत्री, इस शानदार पहल के लिए मैं राजेंद्र चौधरी को अपना साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक अच्छी पहल करी है। इस तरह की डिजिटल अवेयरनेस फैला करके किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इतना सारी योजनाओं के माध्यम से कितने सारे काम करे हैं। अगर हम इन सब कांग्रेस पार्टी के कामों को इस डिजिटल माध्यम से जन जन तक पहुँचाएंगे तो राजनीति को सिर्फ कुछ और होगा। धन्यवाद। नमस्कार सर, मैं जयपुर से ही प्रभात गोस्वामी बोल रहा हूँ। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि मैंने आपके सानिध्य जब आप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय में मंत्री थे तब काम किया। वैसे आप हमारी सूचना और जनसंपर्क विभाग के भी प्रभारी मंत्री रहे हैं, और आपकी अनुशासन प्रियता और वो चीजों को समझने की जो क्षमता थी वो कमाल की थी। मुझे बहुत याद है कि मैं आपके साथ काम करते हुए थोड़ा परेशान जरूर हुआ था, क्योंकि जयपुर में जहाँ पर मीडिया मुख्यमंत्री और राज्यपाल को कवर करने में आगे रहता है, वहाँ मंत्रीगणों की कवरेज थोड़ी कम हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में मैं बहुत भागदौड़ करता था, लेकिन फिर भी वो परिणाम मुझे नहीं मिल रहे थे जिसकी मैं सोच रहा था। लेकिन आपको जब जब मैंने अपनी तकलीफें बताई, आपको समस्याएं बताई, आपने उन्हें समझकर उनका निदान करने का प्रयास किया। आज बॉक्स एफएम के इस पटल पर आपको सुनकर निश्चित ही अच्छा लग रहा हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भविष्य में फिर से उसी दौर में लौटें जहाँ पर आपने शुरुआत की थी। और सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से राजेंद्र चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने चिकित्सा मंत्री रहते हुए राजस्थान की जनता के हित में कई कार्य किए। इसका लाभ हमें आज तक मिल रहा है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। मुझे याद है कि जब राजेंद्र चौधरी जी चिकित्सा मंत्री थे तो उन्होंने चिकित्सा सेवा को पूरी तरीके से मुक्त कर दिया, मुफ्त दवा योजना दी, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी, पूरे राजस्थान में धूम्रपान को निषेध किया, जिससे कि हजारों लाखों आदमी जो कैंसर, दमा जैसी बीमारियों के शिकार हुआ करते थे वो उस बीमारी से बचे, और उनके परिवार वाले भी उनके ऊपर आर्थिक दंड कर रहा था। इस वजह से उसकी कमी हुई, इसको खत्म हुआ। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल में, मुझे याद है कि 5-6 कॉलेज खोले जो चिकित्सा क्षेत्र के थे, और उसकी वजह से आज राजस्थान के सभी जो छात्र हैं वो राजस्थान में पढ़ रहे हैं। इसके माध्यम से उन्होंने राजस्थान के जो छात्र थे उनको अपने परिवार के पास रखा, और परिवारों के ऊपर जो आर्थिक भार पड़ता था बाहर बच्चों को भेजने से